Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the very important some topics for the GAT test. मैं आप लोगों को आज कुछ कंसेप्ट दूंगा टॉपिक्स के जिसमें हम गैट टेस्ट की तैयारी के लिए आपके वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर मेरी इस वीडियो पर नए आए हैं लाजमन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी का। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम इसके बारे में 3 चीज़ों पर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं कार्ड के बारे में देखेंगे, कॉइन के बारे में, डाई के बारे में। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि आपका मुकम्मल तौर पर कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। कार्ड प्लेइंग कार्ड को कहते हैं। इनकी तादाद टोटल होती है हमारे पास 52। कौन से कार्ड हैं आपको यहाँ पर इसमें नज़र आ रहे होंगे कि ये हमारे पास सब उनकी जो है टाइप बताई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि टोटल वो 4 टाइप के होते हैं। उन 4 टाइप्स का जो नेम है आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो आपके पास ये वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जी। तो इसमें आपके पास ये देखें उनकी कुछ टाइप नज़र आ रही है आपको। ये 13 है, इनकी तादाद ये क्या है, ये एक 13 है, यानी कि ये टोटल क्या है 13 टोटल 52 बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके नाम क्या है, हम इनके नाम को भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपके पास 13 डायमंड के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 हर्ट्स के होते हैं और 13 जो है वो स्पैड्स होते हैं। अब इसमें कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ कि ये जो आपके पास रेड कलर का हर्ट है, आपने इसे रेड हर्ट नहीं बोलना बल्कि इसे जस्ट हम हर्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हर्ट्स के 13 कार्ड हो जाते हैं। और ये वाली चीज़ क्या है, इसे हम बोलते हैं डायमंड कार्ड। ठीक है, ये सारी रॉ मेरे पास किस चीज़ की है, डायमंड कार्ड की है। इसमें हमारे पास 1 की जगह पर एक्का जिसे हम आस बोलते हैं, एस। ठीक है, और फिर उसके बाद 10 तक काउंटिंग आ जाती है, फिर जैक, क्वीन और किंग। तो टोटल 13 डायमंड के आ जाते हैं। इसी तरह जो नीचे आपके पास आ जाती है इसे हम बोलते हैं इसे हमने नाम दे रहा है जी स्पैट का। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दे रहे हैं, स्पैट। तो इसके भी 13 कार्ड होते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या चीज़ है, क्लब। इसे हम क्लब को क्या कहेंगे, इसके भी 13 कार्ड हैं। तो यानी कि 4 टाइप हैं, हर टाइप के 13 कार्ड हैं। और हमें पता है उन 13 के अंदर भी अगर हम जैक की बात करें तो टोटल इन 52 की तादाद के अंदर जैक के भी कितने हैं, 4, क्वीन के भी कितने हैं, 4, एंड किंग के भी कितने हैं, 4। यानी कि इनके कुछ अलग अलग टाइप हैं। हम इनको जहन में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए हम इनका क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग। यानी कि आपने टोटल कार्ड हैं रैंडमली आपने ड्रॉ किए हुए हैं, आपने वहाँ पर किंग की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो किंग की अगर प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि किंग की 4 टाइप होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास किंग किसका हो सकता है, हार्ट्स का हो सकता है, किंग आपके पास स्पैट का हो सकता है, किंग आपके पास डायमंड का हो सकता है, या फिर किंग आपके पास क्लब का हो सकता है। यहाँ से देख लें अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो ये देखें किंग इसका हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, स्पैट का हो सकता है, क्लब का हो सकता है। 4 किंग हैं, इसके अलावा और आपके कार्ड में किंग नहीं है। यानी इन टोटल 52 की तादाद में 4 पॉसिबिलिटी हैं कि किंग आ सकता है। तो हम किस तरह से बयान करेंगे, कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर हमने जो हमारे पास आउटकम आ सकता है वो लिखते होते हैं, नीचे हम टोटल सैम्पल स्पेस लिखते होते हैं। वो टोटल कितने हैं, 52। यानी कि अगर हम सिर्फ किंग की प्रोबेबिलिटी बताएं पूरी प्लेइंग कार्ड में तो उसे हम कहेंगे 4/52। इसको आप सिंपली भी कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड करें और यहाँ पर आप इसको सिंपली बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो 1/13 इसको दोबारा फिर कैंसिल करेंगे तो 1/13। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि प्रोबेबिलिटी बताने का मकसद ही ये है कि हम इसको किस तरह से बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अ कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली। ठीक है, ठीक हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डायमंड किंग। अब देखें डायमंड किंग क्या होते हैं। डायमंड किंग क्या था भाई, डायमंड किंग सिर्फ एक है। और वो कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ, डायमंड किंग सिर्फ और सिर्फ एक है इस पूरे में। टोटल किंग 4 हैं, लेकिन वो किंग ऊपर वाला हर्ट का था, नीचे वाला स्पैट का, ये वाला जो है क्लब का। लेकिन अगर डायमंड किंग की बात करें तो वो जस्ट एक है इन पूरे के पूरे 52 कार्ड में। अब मैंने अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फिर मेरे पास एक ही चांस है।
मेरे पास कितने चांस है? सिर्फ एक चांस है। तो आप आंसर में देख सकते हैं 1/52। ठीक हो गया। आई थिंक आपका कंसेप्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। नेक्स्ट मैं और क्वेश्चन करता हूँ। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी कह दे ना, डायमंड के अलावा भी कह दे कि डायमंड कोइन या डायमंड आर्क या कोई भी एक नाम लेके फिक्स कर दें, तो वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टू कार्ड आर ड्रॉ रैंडमली तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी द किंग। आपने दो कार्ड उठाने हैं रैंडमली, क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों किंग होने चाहिए? भाई क्या देखें, दो कार्ड हमने उठाने हैं, दो दफ़ा हमने रैंडमली उसको पिक करना है। अब देखें, अब हर बारी बारी मतलब कि अगर आपके पास चांसेस ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर दफ़ा जब उठा रहे हैं तो वो किंग ही होता है। भाई आपके पास 52 में से 4 चांस होते हैं कि आपके पास वो किंग का चांस आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि विल बोथ, कि आप दो उठा रहे हैं वो दोनों के दोनों किंग हो, तो ये पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कि आपने दो उठाए और दोनों के दोनों अगर ना हुए तो कैसे पता चलेगा इसकी पॉसिबिलिटी को, किस तरह से फाइंड करेंगे? बिल्कुल ही आसान मेथड है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखें, आपको इसको मैं दो तरीके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आपने पिक कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आंसर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट किंग। पहले के लिए अगर बात करूँ, पहला जब मैं उठा रहा हूँ तो उस वक्त मेरे पास कुछ प्रोबेबिलिटी इस तरह से होगी 4/52, यानी कि उस वक्त 4 उसमें किंग मौजूद थे, 52 टोटल कार्ड थे। उस वक्त मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो कुछ इस तरह से आ रही है। अब मैंने एक कार्ड उठा लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसमें से किंग भी 3 रह जाएंगे और टोटल तादाद की जो है वो भी 51 हो जाएगी। भाई अब जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 3/51, क्योंकि वो तादाद भी कम हो चुकी है और वहाँ पर एक किंग भी कम हो चुका है। तो उस वक्त उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी हमारे पास 3/51। अब अगर दोनों दोनों के दोनों उठाऊँ एक साथ तो वो ये हो, तो उसके लिए ये होगा कि आप दोनों को मल्टीपल करें, आपके पास फिर वो चांसेस क्रिएट हो जाएगा। कैसे? कि आपने क्या करना है कि 4/, यहाँ पे जो आपके पास आया था ना 4/52, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1/13। तो 1/13 में आपके पास क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/13 का एक आंसर था, दूसरा हमारे पास है 3/51। ठीक है, तो इस 3 से आप क्या कर सकते हैं, आप इस 3 से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ कुछ कैंसिल करेंगे। ठीक है, 17 आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 17 को इसके साथ 13 के साथ मल्टीपल कर दें तो 1 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान जो है वो है। इसके अलावा आप इसको कम्बिनेशन से बता सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन से बताने का मकसद होता है कि आपके पास जो पहले चांसेस हैं वो डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग आपके पास चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन आप आई होप क्या पहला रखें ताकि आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो कि हम ये किस तरह से कर रहे हैं। जस्ट कि अगर दोनों एक साथ उठाने हैं तो क्या करना है, आपने पहले वाले के लिए निकाल लेना है, जो रिमेनिंग हुआ उस पर दोबारा से प्रोबेबिलिटी देखनी है और दोनों को मल्टीपल कर देना है, तो विल बोथ के लिए आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट में चलता हूँ जी। अ कार्ड इज ड्रॉ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द किंग और क्वीन, कि या वो किंग हो या वो क्वीन हो। तो कैसे होगा भाई? सिंपल सी बात है, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 8 निकाल, 8 में से कोई आ सकता है ना, तो ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाता है, अब ऊपर हमारे पास 8 है कि 8 के मौके हैं, मेरे पास 8 मौका मौजूद हैं कि उसमें से कोई भी आ जाए तो मेरी जो है वो कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है। टोटल तो वही है ना 52, वो चेंज नहीं होंगे। इसको सिंपलीफाई कर लें आप। ठीक है, तो इसको आप 4 के टेबल पे कर लें, अगर कैंसिल करना है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 13 अगर 4 से करें तो वो 52 होता है। तो इस तरह से आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अनदर क्वेश्चन वो कह रहा है, कार्ड इज ड्रॉ रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट। अब देखिए उसने हार्ट की बात की है, नाम फिक्स नहीं किया, तो हार्ट के टोटल कार्ड होते हैं 13, उसमें आक आ जाता है 2 से लेके 10 तक नंबर आ जाते हैं, जैक आ जाता है, क्यून आ जाता है और इसके अलावा किंग आ जाता है। तो टोटल 13 कार्ड होते हैं हार्ट के, टोटल क्या तादाद है आपके पास 52, तो इसको भी 1/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, आपको टॉपिक नया स्टार्ट करता हूँ। आपने कार्ड के बारे में बहुत अच्छे से कंसेप्ट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है, हम टॉपिक तो प्रोबेबिलिटी का ही होगा, लेकिन हम थोड़ा सी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। हम ले लेते हैं कॉइन, सिक्के को ले लेते हैं इस दफ़ा। हमें पता है जब हम सिक्कों को फेंकते हैं तो हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी होती हैं, या वो हार्ट आएगा या फिर उसका क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड और टेल में क्या होगा, टोटल जो है वो 2 पॉसिबिलिटीज़ में से एक चीज़ आनी होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ हेड तो एक आएगा, पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, तो आउटकम बटा सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस कहते हैं जितनी भी तादाद होती है आने की। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट कर सकें। उसने कहा जी 2 कॉइन और टॉस
फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। अब देखिए एट लीस्ट कि कम से कम एक तो मौजूद हो उसमें, दो भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक तो कम से कम हो ना। दो वाले भी काउंट हो जाएंगे, एक वाला भी काउंट हो जाएगा। कैसे फाउंड काउंट होगा, कैसे हल करेंगे? तो आइए मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर आपके पास सैम्पल स्पेस में कॉइन का फार्मूला अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वह है 2n। जितने सिक्के फेंके जाएंगे आपने उस हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो यहाँ पर 2 कॉइन आर टॉस, तो 2 4, यानी कि 4 सैम्पल स्पेस है। अब ऊपर क्या चाहिए हमें? एट लीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ना क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को कि अगर मेरे पास 4 दफ़ा दो सिक्कों को 2 दफ़ा फेंकेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी ना। तो हो सकता है कि एक दफ़ा दोनों हेड हेड आ जाए, एच आ जाए। फिर हो सकता है एक हेड हो दूसरा टेल हो। फिर हो सकता है पहले जो है वो पहले हमारे पास जो है वो आ जाए टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए। फिर हो सकता है दोनों टेल जो है वो टेल आ जाए। तो अब देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि एटलीस्ट वन हेड, 1 2 3, यानी कि 3/4 एटलीस्ट वन हेड व्हेन द 2 कॉइन आर टॉस। ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल उसने वैसे ही समझा दिया जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन हेड। अब देखिए एटलीस्ट का लफ्ज़ उसने निकाल दिया है, जस्ट एक हेड किस में आ रहा है वो ही बताएंगे हम। तो एक हेड किस तरह से आ सकता है जिसमें हम कहें तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, उसमें हम जो डबल वाला है वो ही निकाल देंगे कि जिसमें सिर्फ एक ही हो। जैसे कि वही बात है, 2 कॉइन है तो 2 4 बनने थे, वो बनने क्या थे वो नज़र आ रहे हैं आपको। ये वो दो हैं जिसमें एट वन हेड, तो 2 आंसर में, टोटल तो 4 ही है, तो 1/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अनदर में कहता है कि 3 कॉइन आर टॉस, 3 सिक्कों को फेंकेंगे 2 की पावर 3 8, यानी कि 8 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तीनों हेड हो, 2 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन टेल। उसमें वो बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेल हो। तो भाई कैसे बताएंगे आप? क्या मुश्किल है जिसमें एक टेल हो सिर्फ और सिर्फ? तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी, हम इधर से निशान लगा लेते हैं आपको। तो यहाँ पे देखें, इसमें जो है वो एक ही जो है वो टेल है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपके पास सिर्फ एक टेल है और इसका पास आपके पास 3 है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही है, बाकी हर एक में 2 टेल हैं या ज़्यादा टेल हैं। तो सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी हैं उन टोटल 8 के अंदर। तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी का आंसर उसमें हमारे पास 3/8 आ जाता है। तो नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक इसी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डाई के हिसाब से समझा देता हूँ। तो डाइज क्या होते हैं? हैव अ 6 फेस। तो वो देखिए आपने लूडो खेली होगी, लूडो में 6 जो है वो दाने होते हैं। तो आप क्या करते होते हैं, उनको खेलते वक्त हम उसके प्रोबेबिलिटी को बताने जा रहे हैं। कैसे बताएंगे? जब भी हम एक दफ़ा डाई को फेंकते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 की, कि उसमें से कोई एक आना होता है, टोटल 6 होते हैं। ठीक है, इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे देखें ऑड नंबर हमारे पास आते हैं 1 3 5। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं, 1 3 और 5। तो टोटल तादाद उनकी कितनी है? 3। तो ऑड है 3, टोटल है 6, 1/2। ये आपके पास क्या है? ऑड है प्रोबेबिलिटी का डाई के अंदर। ठीक है, देन हमारे पास अनदर क्वेश्चन मैं देखता हूँ, डाइज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर दैन 2। भाई ग्रेटर दैन 2 में क्या आ जाता है? उसमें 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यही है ना, इससे ज़्यादा दाने तो नहीं आएंगे। ज़बरदस्त। तो अब ये 4 बन रहे हैं, तो 4 आंसर आ सकता है, टोटल 6 है। तो इसको हम यहाँ पर 2/3 के हिसाब से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनदर हम कहते हैं डाइज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर दैन 6। ओ भाई ग्रेटर दैन 6 कैसे आएगा? भाई उस डाई में टोटल 6 होते हैं, इसके अलावा नहीं होते हैं, 6 से कम ही होते हैं। लिहाजा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, अनदर क्वेश्चन जो है कि 2 डाई आर रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम नंबर ऑफ बोथ डाइज, सेम नंबर ऑफ बोथ डाइज। जी, तो 2 डाइज को फेंकना है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? ये आपने खुद भी बना लेना है या इसको आप समझ लें ये टेबल कैसे बना है। देखिएगा हमारे पास 2 दफ़ा वो फेंक रहा है डाइस को, एक दफ़ा एक इधर से फेंक रहा है और एक आपका दोस्त फेंक रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है आपने फेंका वो भी 1, दोस्त ने फेंका वो भी 1। आपने फेंका 1, दोस्त ने फेंका 2। आपने फेंका फिर 1, दोस्त ने फेंका, उस वक्त 4 आ गया। फिर 1 5, फिर 1 6।
अब आपके 2 आ रहे हैं, दोस्त का 1 2 3 4, फिर आपका 3 आ जाता है, दोस्त का 1 2। मतलब कि ये चांस है, ऐसा होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पास जो है इस तरह से तमाम तार नंबर करते करते आपका भी 6 उसका भी 6, 36 की तादाद चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारे पास जिस तरह सिक्के में 2 थी, 2 की पावर लेते थे, यहाँ पे 6 है तो 6 की पावर ले लेंगे, तो 36 इसमें टोटल आउटकम होते हैं। तो सॉरी, टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 36। आउटकम में कितने आ सकते हैं, उसने कहा जी सेम नंबर में कौन कौन सा है, ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। वेरी गुड, 1 1, इसके अलावा 2 2, इसके अलावा 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ठीक है, तो भाई क्या है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है, 6 आउटकम है। कब, जब सेम नंबर होंगे आप और आपका दोस्त फेंक रहे हैं, तो क्या लिखेंगे भाई, 6/36। यही हुआ ना, वेरी गुड। ये उसने आंसर भी लिख दिए कि ये हो सकते हैं। अनदर क्वेश्चन जो है, 2 डाई रोल, फाइंड द रिजल्ट विल सम 9 फ्रॉम बोथ डाइज। हाँ जी, तो रिजल्ट आपके पास ये है कि आपने 2 डाइस को फेंका, उसमें से वो बताना है जिनका सम 9 आ जाए। भाई कैसे आएगा, आपके पास फिर वही क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को, इस टेबल को माइंड में रखना है। ठीक है, माइंड में रखते हुए आपने इनके आंसर निकालने। तो किन किन का आंसर 9 आ सकता है, यहाँ से हम अभी देख लेते हैं कि 9 आंसर किस किस का आ सकता है जी। तो सबसे पहले हम बात करें तो 9 आंसर यहाँ पे किसका आ सकता है, 3 3 का आ सकता है। इसके अलावा ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, नहीं भाई इसका भी आंसर 9 आ सकता है। इसके अलावा आपके पास 9 किसका आंसर आ सकता है जी, इसका 9 आ सकता है। इसके अलावा आपके पास 9 किसका आ सकता है, वेरी गुड, इनका आ सकता है। इसके अलावा जी आपका आंसर इसका 9 आ सकता है। बाकी सारे क्या है, ग्रेटर है। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे 5 बने हैं जी। तो कितने आ सकते हैं जी, 4। यहाँ पे हमने कौन कौन से लिए जी, 3 4 3 9 5 9 5 4 जी। इसके अलावा और कौन सा जी, तो मिस्टेकल नहीं होगा, 4 ही बनते हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इनके अलावा कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं होगा। हम दोबारा से काउंट कर लेते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुई है कि हमने कैसे 5 काउंट कर लिए। भाई यहाँ पे देखिएगा हमारे पास किन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी 3 6, इसमें से 9 सम हो रहा है। इसके अलावा जी हमारे पास 9 के लिए 4 5 जी। इसके अलावा 5 4, ठीक है, और इसके अलावा ये वाला। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि जिनको मैं जमा करूं और 9 आ रहा हो, तो लिहाजा 4 ही हमारे पास बन रहे थे। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन जो है कि 2 डाई आर रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी ऑड नंबर। तो भाई किन किन को ऐड करूं, ऑड नंबर बने का आपने तमाम को देखते जाना है। सिंपल सी बात है, एक को छोड़ के दूसरा हमेशा ऑड होएगा, एक को छोड़ के दूसरा हमेशा ऑड आएगा। यानी कि इसका ऑड बनेगा, इसका इवन बनेगा, इसका ऑड बनेगा, इसका इवन बनेगा, इसका ऑड बनेगा। भाई अगर टोटल 36 है ना, तो 18 उसमें क्या होंगे, ऑड नंबर के लिए होंगे। तो ऑड टोटल 18 है, और आपके पास टोटल जो है वो 36 है। इस तरह आपका फाइनल आंसर जो है वो 1/2 बन जाता है। ठीक है, ये मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ, मैं आपको नए टॉपिक के हिसाब से प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है एंगल के बारे में बताता हूँ। तो हम क्लॉक एंगल के हिसाब से भी कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि उनमें एंगल किस तरह कितना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो क्लॉक एंगल है, इसमें हम इस तरह से जानते हैं कि क्लॉक होता है, क्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल कितने होते हैं जी, 360 एंगल होते हैं। ठीक है, अब उस 360 एंगल में आपको मैं यहाँ पे क्लॉक दिखा देता हूँ। क्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे देखिएगा, क्लॉक में हमारे पास कितने होते हैं, 12 जो है वो पॉइंट होते हैं, जिसको हम आवर्स को नाम देते हैं। और इन 12 को हमने 36 पे अगर डिवाइड कर दें, तो हम हर एक के लिए हमारे पास 30 30 30 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने एंगल बताना है कि इस इतने जब क्लॉक पे इतने बज रहे हैं तो उस वक्त एंगल क्या होगा, क्या मेथड है, क्या इसका जो है हमारे पास फार्मूला है। तो आइए मैं आपको फार्मूले से मुतारफ़ करवा देता हूँ जी। तो आपने जो फार्मूला ज़हन में रखना है वो ये है कि 30 ज़रब और, ठीक है, ये डिग्री में आंसर आपका लेके आऊँगा, और -5.5 को मल्टीपल कर देना है मिनट से, आपको उस वक्त फौरी जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखें, फाइंड द एंगल अगर मैं कहूँ आपसे जी एंगल फाइंड आउट कीजिएगा, 10:15 हुए हैं, तो 10 को ज़रब देनी है आपने 30 से। ठीक है, कितना बन जाएगा, 300। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ज़ुबानी किस तरह कर सकते हैं आप लोग। फिर 5.5 है, इसको मल्टीपल करना है मिनट से, यानी कि 15 से 5.5 को 15 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर हो रहा है 82.5। अब इसको आपस में माइनस कर देंगे 300 से, तो आपको आंसर हो रहा है 217.5।
भाई जब भी आपका आंसर 180 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने 360 से माइनस कर देना है। तो क्या कैसे हुआ जी, 360 से माइनस करके आपके पास आंसर आया 142। तो ये आपका वो एंगल होगा जो आपके पास 10:15 बज रहे होंगे ना, तो यानी कि 100 इधर है तो दूसरी यहाँ पे है, तो उनके दरमियान में जो एंगल होगा वो होगा 142.5 का। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। कोई अगर 10 बजे हो तो क्या होगा, देखें 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे, 0 से मिनट है तो वो 0 ज़रब 0 वो ज़रा 0 300, क्योंकि 300 ग्रेटर देन है 180 से, आपने उसे 360 से माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा 60, यानी कि 60 डिग्री होगी जब आपके पास 10 बज रहे हैं तो। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट दिया है मैंने आप लोगों को एंगल निकालने का किसी क्लॉक। आइए हम टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 हमारे पास होता है ज़कात का। ठीक है, तो ज़कात कैसे फाइंड होता है, हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़कात देते हैं 2.5%। 2.5 का क्या होता है, देखिए 2.5 में अगर हम इसका 2.5 के लिए परसेंटेज से ख़त्म करें तो बटे में 100 आ जाता है, और ये वाला भी बटा ख़त्म करें तो हमारे पास बन जाता है 25/1000, क्योंकि हमने एक और बटा जो है 0 आ जाना है, क्योंकि हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया 2 पॉइंट। फिर अगर इसको सिंपली सॉल्व करें तो बनता है 1/40। किसी भी नंबर को 40 पे डिवाइड करें, आपको ज़कात की तादाद मालूम, ज़कात की रकम मालूम हो जाती है। सिंपली आपने क्या करना है, आपको नंबर गिवन हो, आपने उसको 40 से डिवाइड करना है, आपको ज़कात की रकम मिल जाएगी। ये आपको मैं शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ कि आपने जस्ट उसे 40 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आपके पास। नेक्स्ट नया टॉपिक मैं आपको लेकर आता हूँ मीडियन का। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, देखें जो मीडियन होता है ये आपका मिडल नंबर होता है, और मिडिल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, आपने सबसे पहले जितने भी आपके पास तादाद होती है आपने उसको सबसे पहले एक ऑर्डर में लिखना होता है। वो ऑर्डर कैसे कैसे हो सकता है, वो आपने ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे छोटा नंबर बड़ा नंबर जो भी नंबर होगा आपने उसको तरतीब से लिख देना है। देन आपने चेक करना है कि इनकी तादाद ऑड है या इवन है। अगर आपकी तादाद होती है जी ऑड, तो फिर तो काम ही आसान है। यहाँ पे टोटल 7 बन रही थी, 3 मैंने इधर से छोड़े, 3 मैंने इधर से छोड़े, दरमियान वाला जो आपका 14 था वो आपका क्या है, इज़ मीडियन, वो आपके दरमियान में आ रहा था। अगर आपके पास तादाद हो जाती है इवन, नेक्स्ट मैं उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दर्ज की हुई है। अगर आपके पास इवन तादाद आ जाती है तब आप क्या करेंगे, तब आपने क्या करना है, उसको पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो दरमियान में 2 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनकी टोटल तादाद यहाँ पर 8 बन रही है। तो मैंने क्या किया जी, 3 पहले छोड़ दिए, 3 बाद वाले छोड़ दिए, दरमियान में मेरे पास क्या बचा, दरमियान में मेरे पास बचा 3 और 4। अब इन दोनों में से कौन सा मीडियन है, कोई भी नहीं, क्योंकि हमने कैसे निकालना फिर मीडियन, हम इन दोनों को जमा करेंगे और उनकी तादाद यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे। देन आपको आंसर जो आएगा वो आपकी इस डेटा का मीडियन होगा। ठीक है, दो ही चीज़ें, ऑड है तो अलग है, सिंपल चीज़ है। अगर इवन है तो आपका जो दरमियान में 2 रकमें आती हैं आपने उनको जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है मोड। बहुत ही आसान है, मोर एक्यूरेट वैल्यू। आपके पास डाटा है, डाटा में आपने देखना है जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है आपका मोड है। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं बनाना, जस्ट आपने काउंट देख लेना है कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार आ जाता है वो आपका मोड होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, एवरेज का। तो एवरेज आप कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का सिंपल तरीका होता है कि आप सबको जमा कर लेते हैं और उनकी तादाद पे डिवाइड कर देते हैं। आपके पास जो भी डाटा होता है आपने उनको जमा करना है, जमा करने के बाद आपने इसको नंबर को काउंट कर लेना है कि ये कितने नंबर हैं। यहाँ पे देखें तो इनको जमा करेंगे और इनकी तादाद 5 थी, मैंने 5 पे डिवाइड किया और आपको आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इस सेट के अगर एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है किस तरह से, लेट्स सी कि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि फाइंड एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए उसने नंबर नहीं दिए बल्कि हमें स्टेटमेंट दे दी है। तो 5 मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, मिलेगा 4। अब आपने इनको जमा करना है और उनकी तादाद पे डिवाइड करके आपने इनका एवरेज निकाल देनी है। सो इजी। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द 30 नेचुरल नंबर। तो 30 नेचुरल नंबर अब आपने लिखना नहीं है, कुछ कंसेप्ट भी होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होती हैं। क्या करेंगे आप, आपने क्या करना है, आपके पास नंबर जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर आपने कह दीजिए n है। ठीक है, तो चूंकि वो 30 है ना, 30 इज़ अ इवन नंबर, और याद है आपको इवन नंबर के लिए हम क्या करते होते हैं, हमने दोनों को क्या करना है, ये देखिएगा हमारे पास क्या कंसेप्ट है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने क्या किया जी, जो तादाद है उसमें जमा करेंगे तो हमारे पास क्या है 30,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर जो है, तो वो हमारे पास 30 का जो सम जो है वो हमारे पास 30 कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें हमने वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा कि अगर हम 30 तक नंबर लिखें, उनको जमा करें, तो जमा करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाता है हमारे पास 565। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। द एवरेज ऑफ द 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, कौन से ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास होता है एक्स जमा 1, एक्स जमा 3, एक्स जमा 5, एक्स जमा 7। जमा करना था जी, जमा कर दिया। जमा करने के बाद होता क्या है जी, 4x बन जाएगा। इसके अलावा 4x के अलावा और क्या बनेगा, 1, 3, 5, 7, इनको जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, इनको जमा करने से आपके पास बन जाता है 16। 16 को कहाँ पे लेके जाएंगे, 16 को हम ले जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो आपने उनमें से सबसे जो बड़ा नंबर है वो बताना है। तो आप सबसे पहले x को फाइंड कर लें, देन आपको इजीली वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि उसने कहा था ये 4 नंबर का कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑड नंबर का है, ठीक है 14। तो हमने इसे 4 से मल्टीपल करना है, देन आपने क्या करना है, इसको डिवाइड किया, इधर आके सब्ट्रैक्ट किया, सिंपली सोल्यूशन है। आंसर जो आ गया, जो आंसर आ गया उसमें सबसे बड़ा आंसर जो था x+7, उसमें ऐड कर देंगे तो आपको सबसे बड़ा नंबर वही था। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको एक और करा देता हूँ। क्या बैट्समैन जो है टेक अ स्कोर जो है 87 रन इन अ 17th इनिंग्स एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3rd। ठीक है, तो उसने अपनी जो है वो 3 की एवरेज बढ़ा दी है। फाइंड द हिज एवरेज आफ्टर द 17th इनिंग। हुआ क्या है, उसने कहा जी कि एक बैट्समैन था, उसने अपनी 17वीं इनिंग में जाके 87 रन का स्कोर किया, जिससे उसकी एवरेज जो है 3% बढ़ गई है। तो बताइए जी, जब उसकी अगर 3% इंक्रीज़ हो गई है तो उस 17 इनिंग के बाद उसकी अब एवरेज कितनी है। तो हमें नहीं पता उसकी एवरेज पहले कितनी थी, हमने कह दिया जी कि लेट्स सी कि उसकी जो एवरेज है ना बाद में जो हो चुकी है वो x है, हमें नहीं पता कि वो कितनी हुई है, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। तो हमें ये पता था कि जब अब उसने 16 इनिंग खेल ली थी तो उस वक्त उसकी 3 कम थी, यानी x-3 उस वक्त मौजूद थी। कंडीशन के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ है कि जो 16वीं इनिंग है ना, यानी कि 16 इंटू x-3, ठीक है, इज इक्वल टू 17x। कैसे देखें, हमारे पास जो पहले मौजूद थी 16 तादाद के लिए वो थी x-3, 17वीं पे कितना हो चुकी है 17x, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एवरेज ऑफ 2, 7 एंड x इज़ 12, फाइंड द नंबर ऑफ x। तो उसने कहा जी कि एवरेज 2, 7 और x की जो है वो 12 है, यानी कि हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 जमा 7 जमा x बराबर कितनी आ रही है 12। ये एवरेज आ रही है ना, एवरेज कैसे आती होती है 1, 2, 3, इसको 3 पे डिवाइड भी किया होगा, पक्की बात है। ठीक है, फिर इस 3 में मल्टीपल हो जाना है 36 में से ये जो जमा हो क्या बनेगा 14, वो माइनस भी हो जाएगा। तो 36 में से अगर हम इसको 7 और 2 को ऐड करें 9 को माइनस कर देंगे, देन आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आपका x नंबर है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। देखें आपके पास ये डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे कि आई कैन डू अ वर्क इन अ 4 वर्क। ए आपके पास एक काम को 4 घंटे में करता है, बी कैन डू अ वर्क इन अ 12 आवर्स, तो एक उसी काम को बी जो है वो 12 घंटों में करता है। हाउ मच टाइम नीड टू बोथ फॉर कंप्लीट दिस वर्क, अगर दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो उन्हें कितना दुरानियाँ लगेगा। देखें कैसे फाइंड होगा, आपने क्या करना है, एक सिंपल सा जो है फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कंपैरेटिवली, तो आपने उसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये इस 2 तरह के फार्मूलों से मैं आपको मुतारफ़ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वो नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, चाहे आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली कर लें, चाहे आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली कर लें, आपको आंसर हमेशा जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, अगर वो उन्होंने कंबाइन वर्क निकालना है तो कैसे निकालना है, आइए हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो 1/AB इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। तो 1/A भी तो वैसे का वैसे रह जाएगा, 1/A मतलब कि 1/4, दूसरा हमारे पास है 1/12। तो 4 और 12 का एलसीएम आपके पास कितना है 12। तो 12 एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/12, और इसको हल करेंगे तो 1/3। तो 1/3 किसका आंसर आ रहा था 1/AB का, ए बी का आंसर कितना बनेगा 3, क्योंकि हमने दोनों को उल्टा दिया। 3 घंटों में अगर वो दोनों काम करते हैं तो मुकम्मल हो जाएगा।
अनदर मेथड में भी ऐसे ही है कि ए बी का मल्टीपल इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि दोनों को मल्टीपल करेंगे 4 और 12 को तो 48, और बटा उन दोनों को जमा करके डिवाइड कर देंगे तभी आपको आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको अगर आसान लगता है कि जो भी उन्होंने काम किया है उनको मल्टीपल करें, बटा उनके सम पे डिवाइड कर दें, देन आपको फिर भी इसका आंसर मिल जाता होता है। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन मैं अगर करता हूँ कि अगर एक काम को ए 10 दिन में करता है और अगर बी कंबाइंड, ठीक है, कैन डू इट 8 डे, तो फाइंड हाउ मच टाइम नीडेड टू बी टू डू अ सेम वर्क। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक काम जो है उसे 10 दिन में कर रहा है, जब बी भी जाता है उसके साथ तो उस 10 दिन को वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बताइएगा कि अगर उसी काम को बी अगर अकेला करे तो वो कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए हमने कहा, हमें पता है, हमने फार्मूले को भी रिसेंटली मैंने देखा है कि ए बी इज इक्वल टू होता है उनका मल्टीपल बटा उनका सम। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें जो है गिवन जो है पता है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, और ए अकेला कितना है 10, बी का हमें नहीं पता अकेला कितना कर सकता है, वो हमने बी छोड़ दिया, बटा हमने क्या कहा 10, ठीक है, बटा बी 10 प्लस बी। ठीक है, अब ये 10 प्लस बी 8 से मल्टीपल होने चला जाएगा और इंटू 10 बी, बस बात बन गई है। यहाँ से आप ज़रूर देंगे 80 और 8 बी, और 8 बी उधर जाके माइनस हो जाएगा 2 बी, और 2 डिवाइड हो जाएगा 40, यानी कि अगर बी अकेला काम करे तो उसे 40 दिन लगेंगे। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये क्वेश्चन मैं आपको मेथड बताना नहीं चाहता, आपने एक मेथड से ही देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें उसने कहा है कि सेल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज 30 इन फर्स्ट मंथ। ठीक है, कि पहले मंथ में उसे 30% जो है वो उसने प्राइस को इंक्रीज़ करके बेचा, एंड देन 10% इन सेकंड मंथ। तो फाइंड द टोटल इंक्रीज, उसने कितने परसेंट इंक्रीज़ कर दिया होगा। लेट्स सी हमें पता है कि सेल प्राइस अगर उसके पास जितनी भी थी एक्स है, उसने अगर 30% इंक्रीज़ कर दिया तो कैसे लिखेंगे, उसे हम इस तरह से लिखेंगे कि 30/100 ज़रब एक्स। ठीक है, यानी एक से फिर कैंसिल भी कर देंगे तो 0.3 और साथ में मल्टीपल हो रहा है एक्स, यानी कि उसकी 30% इंक्रीज़ करने के बाद इतनी वैल्यू हो जाएगी। लेट्स सी जब ये इतनी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ किस में हो रही थी, एक्स में हो रही थी, आपने उसमें जमा कर देना है तो 1.3 एक्स। नेक्स्ट मंथ में उसने इसमें से 10% मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है, तो 10% अगर इसमें से मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है तो क्या मतलब है कि 1.3 में हम किस चीज़ को ऐड कर देंगे, उसके 10% को, और 10% किस चीज़ का, यानी कि 10/100 ज़रब आपके पास 1.3x। इसका जो भी आंसर आएगा इसको आपने किस में ऐड कर देना है, जो मौजूदा आपके पास 1.3x होगा, क्योंकि उसी में उसने 10% मज़ीद इंक्रीज़ करना है। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे उसने यही स्टेटमेंट लिखी हुई है, साफ यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप यहाँ से अच्छे से गौर करें। दैन उसने क्या किया, 1.3x को 0.13x में ऐड किया तो 1.43x आपको सम करके आंसर मिल रहा है। लेट्स सी उसने बाद में क्या किया, वो एक्स में से इधर आके माइनस हो जाता है। ठीक है, और अगर इसमें से हम देखें तो 0.43, अगर इसकी परसेंटेज बनाएं, इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे दोबारा से, तो आपके पास क्या हो जाएगा 43 आपके पास इंक्रीमेंट आ जाता है। ठीक है, आई होप इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ लेना है इसमें बारे में। लेट्स सी कहता है व्हाट अ परसेंटेज ऑफ 30 इज़, हाँ जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 इज़ 24। तो कहता है जी कि परसेंटेज ऑफ 30 की परसेंटेज 24 क्या होगी, मतलब 30 अगर हो उसका 24 आंसर आ जाए तो कितनी परसेंटेज होगी वहाँ पे। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट हम क्या देखते हैं कि 24 इज़ व्हाट द परसेंटेज ऑफ 30, तो बोथ स्टेटमेंट आर सेम जी। तो क्या ये सेम है, ऑफ मीन मल्टीप्लिकेशन इज़ मीन द इक्वल। कैसे, देखिए उसने कहा था ये कितने परसेंट है, अगर मैं बात करूं कि 30 से 24 कितने परसेंट का है तो कैसे फाइंड करते होते हैं। देखें आपने क्या करना है, आपने, हमें नहीं पता कि ये कितने परसेंट है, हमने क्या किया, हमने x मल्टीप्लाई बाय 100 ज़रब टोटल नंबर कर दिया, मुझे नहीं पता ये कितने परसेंट थी। ठीक है, ये इक्वल टू कितना आ जाता है, मेरे पास 24 नंबर आ रहा है। मैं इस परसेंटेज को फाइंड करना चाहता हूँ, क्या होगा, ये 100 मल्टीपल होगा, 2400 बनेगा, उस पर 30 डिवाइड कर देंगे तो 80% आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। मैं अब आपको ले चलता हूँ कुछ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, रेशो कैसे ली जाती है। टॉपिक नंबर 9। तो टॉपिक नंबर 9 में मैं आपको बताता जाऊँ रेशो एंड प्रपोर्शन क्या होती है। अगर आपसे लिखा है जी आपके पास इफ़ द आर एस 782 इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट्स की रेशो जो है 1/2, 2/3 एंड 3/4। जी तो कह रहा है जी किस में से बताइए, किस में से फर्स्ट पार्ट कितना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन रेशो को देखना है कि ये रेशो कैसे बन रही है। कैसे पता चलेगा, आप इनका एलसीएम लें 2, 3, 4 का, तो वो आपके पास आ जाता है 12। इस 12 से मल्टीपल कर देंगे तो 6 रेशो, उसके बाद 12 जब मल्टीपल होगा 3 से 4, और 4 2 से मल्टीपल होगा तो 8, और फिर 4 3 3 9, यानी कि उसमें कुछ रेशो इस तरह से बनेगी 6 8 9। तो सबसे पहला नंबर जो है वो क्या है, 6 है। तो 6 निकालने के लिए कि ये कितना है, आप क्या करेंगे, इनको जमा कर लेंगे 6 8 9 को, देन आप 6 बटा सम ज़रब आपके पास टोटल नंबर जो है 782, देन आपको उसका नंबर फाइंड हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखें उसने बिल्कुल ऐसे ही किया है, आपको नंबर फाइंड हो जाता है। अनदर कहता है कि द रेशो ऑफ मारिया एज एंड बिस्मा एज 4:4:5 है, और द रेशो ऑफ बिस्मा एंड किरण 3:2 है। तो व्हाट द रेशो ऑफ मारिया एंड किरण। जी उसने मारिया और बिस्मा की जो है एज रेशो दी थी, और फिर उसने बिस्मा और किरण की दी थी। तो पूछा उसने मारिया और किरण की रेशो के बारे में है। तो कैसे होगा, आपने उनकी रेशो को यहाँ पे मेंशन कर देना है, ये मारिया और बिस्मा की थी और ये बिस्मा और किरण की है। कैसे फाइंड करते होते हैं, ये इससे मल्टीपल होगा, ठीक है, फिर ये इससे मल्टीपल होगा और ये इससे मल्टीपल होगा, यानी कि ये बन जाएगा 12, और बिस्मा की बन जाएगी यहाँ पर 15, और इसकी बन जाएगी यहाँ पे 10। तो मारिया और किरण की कितनी बनती है, 12:10, ठीक है। यानी इसे हम अगर सिंपलीफाई करें तो 6:5, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये देख लीजिएगा। द टू नंबर रिस्पेक्टिवली उसने कहा है कि 20% एंड 20% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशो ऑफ द टू नंबर्स व्हाट्स। तो नंबर हमारे पास x है, अगर उसमें 20% इंक्रीज़ होगा, दैन उसमें 50% इंक्रीज़ होगा, तो 20% इंक्रीज़ का मतलब है कि 120/x ज़रब टोटल जो भी x है। फिर जो आंसर आया है उसको आपने क्या करना है, उसमें 50% इंक्रीज़ हो रहा है तो 150/x, ठीक है, 150 ज़रब 100 बट ज़रब x। तो दो आंसर हो रहा है, आपने इनको इनकी रेशो लेनी है। इनकी रेशो से आपको पता चल जाता है कि उनकी रेशो 50% की 150% की रेशो और 20% की रेशो जो है कितनी आएगी। देन आपके पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो ये एवरेज रेशो वाला मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको सम लेते हैं, सम करने के बाद इसमें से जो भी उसने पूछा है तो उनके बारे में आपने उसकी एवरेज को इस्तेमाल कर लेना होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका 10 है, एज के बारे में। तो एज के बारे में हम टॉपिक को किस तरह से कवर करते हैं कि अगर आपके पास उसने कहा जी द एज ऑफ द मैन इज़ द 4 टाइम ऑफ हिज सन, एक आदमी है उसकी उम्र 4 गुना है अपने बेटे से। तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, द मैन वाज 9 टाइम ओल्ड देन हिज सन, 5 साल अगर पहले बात करें तो वो 9 गुना था अपने बेटे की उम्र से। व्हाट इज़ द व्हाट परसेंट एज ऑफ द मैन, ठीक है, उसकी उम्र जो है वो प्रेजेंट एज, सॉरी, उसकी मौजूदा उम्र कितनी होगी। तो हम बात करेंगे कि एक्स, फ़र्ज़ करें जी कि सन की एक्स जो एज है वो एक्स है, और जो फादर की है वो पहले केस के मुताबिक 4x है, क्योंकि वो 4 टाइम है। तो 4 टाइम थी तो उसकी वजह से वो 4x हो चुका है। कितने साल पहले है, 5 ईयर अगो है। तो हमने कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे देखें, हमने 5 को माइनस करते हुए लिखना है कि 4x - 5, यानी 5 साल पहले वो 9 गुना था। x - 5 तो लिखना ही है, वो बाप की उम्र उसके 9 गुना थी, मतलब कि 4x - 5 = 9 गुना 5 साल पहले अपने बेटे की उम्र से। साथ में 9 लगाना है बेटे वाली उम्र के साथ। इसको सॉल्व करके यहाँ पर आपने क्या करना है, x की वैल्यू को निकाल लेना है। तो अब अगर हम 4 से मल्टीपल कर दें तो 32 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो अनदर एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, उसने कहा है द सम ऑफ द एज ऑफ द 5 चिल्ड्रन बर्न एट अ इंटरवल ऑफ 3 ईयर। 3 साल के वक्त अगर हम देखें तो 5 बच्चे हैं, उनकी एज जो है और 50 साल है हर एक की। तो अगर हम बात करें उन तमाम के सम की, तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज जो है क्या होगी।
देखें उसने कहा है द सम ऑफ एज ऑफ फाइव चिल्ड्रन, ठीक है, 5 बच्चे हैं, ठीक है, और उनमें 3 साल का क्या है डिफरेंस है। तो इसके अलावा अगर वो कहता है कि अगर हम उनकी यहाँ पर कंसेक्यूटिवली उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं, दैन हमारे पास सम करने के बाद जो एज बन रही है ना वो बन रही है 50। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी होगी, तो हमने वो एक्स फ़र्ज़ करके x/3 x/6 x/9 x/12 करके हमने क्या कर लिया, हमने उनकी तादाद को 5 को पूरा कर लिया। जो पहला था हमने उसे x भी फ़र्ज़ करना ना, तो टोटल 5 हो जाते हैं। तो जमा करने से वो बन जाएगा 5x, और 3 6 9 12 इनको जमा करेंगे, और जमा करने से जब आप 50 में से माइनस करेंगे तो आपको आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। सही है। सेम क्वेश्चन यही है, क्या मैन इज़ द 24 ईयर ओल्डर देन हिज सन, ठीक है, क्या है जी, बड़ा है 24 साल अपने बेटे से। तो इन द 2 ईयर 2 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, तो 2 साल के बाद उसकी उम्र उससे दुगनी हो जाती है अपने बेटे से। तो बताइए कि प्रेजेंट एज जो है लड़के की कितनी होगी। हमें नहीं पता, हमने सिर्फ जो कह दिया है जी कि 24 साल अगर पहले की बात करें तो 24 अगर हम देखें तो उस वक्त हमारी जो एज है, तो उस वक्त जो हमारे पास एज है जी वो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 साल, ठीक है ना, ट्वाइस है ना। तो हम क्या करेंगे कि 24 साल में यानी कि x+24 उस वक्त बात कर रहे हैं जब वो बड़ा था 24 साल। अगर ये कब की बात है, इन द 2 साल, ठीक है, 2 ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन विल बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, ठीक है, तो उसकी उम्र 2 गुना हो जाती है। तो मतलब हम बच्चे वाली जो एज है ना x+2, इसको हम 2 से मल्टीपल कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने कहा है ये ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसका सिंपली आंसर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट उसने हमें क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ द मदर एंड डॉटर एज जो है वो है 50 है, यानी कि माँ और बेटी की जो उम्र है उनका सम अगर करें, हमने एक को x कर दिया एक को y कह दिया, दोनों का सम लेंगे तो वो 50 आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 7 टाइम इज़ ओल्ड इज़ डॉटर, तो उसकी माँ 7 गुना जो है वो बड़ी है। तो क्या मतलब है, 7 गुना उसकी उम्र बड़ी है। इसका मतलब ये है कि आपके उनकी जो वालदा की उम्र होगी उसको हमने कैसे लिखना है, उसको हम लिखेंगे x-5 यानी कि 5 साल पहले। तो वो पे क्या है कि वो 7 गुना है किसकी उम्र से, बेटी की उम्र को हमने y कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक इक्वेशन आपके पास x+y=50 है, दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करने से बन जाएगी, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं x-7y=30। अब आपने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप इनका इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। तो जिस पे भी प्रॉब्लम हो आपने मुझसे लाजमन कमेंट में अपनी राय का साथ देते हुए लाजमन पूछना है। अगर आपको किसी कंसेप्ट के बारे में भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो तो आपने मुझे कमेंट में लाजमन पूछना है। वीडियो अगर अच्छी लगे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ऑल द बेस्ट।